कोई अपने मिशन की इस कड़ी में उपस्थित आप सबको बहुत बहुत सेवा जोहार। आप सबका हार्दिक स्वागत है। टेक्निकल कारणों से आज का कार्यक्रम की शुरुआत थोड़ा सा 10 मिनट विलंब से है। इस संगत कार्यक्रम में हम प्रकृति के उस रहस्य को जानने समझने का प्रयास करते हैं जिससे हम संचालित होते हैं, हमारा जीवन संचालित होता है। ये संसार जिस शक्ति से संचालित होता है उसको जानने समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि बिगर जाने बिना जाने किसी भी वस्तु का, किसी भी संसाधन का सही उपयोग नहीं किया जा सकता। यदि हमारे पास साइकिल है, मोटरसाइकिल है, तो उसको चलाना कैसे है, इसको जाने बगैर उसको चलाया नहीं जा सकता। तो जब हम छोटे सी चीजों के लिए भी सीखना पड़ता है तो ये तो बहुत बड़ा जीवन है। इस जीवन को कैसे चलाना है, और कैसे इसको सफलता की बुलंदी तक ले जाना है, कैसे आनंद पूर्वक जीवन बिताना है, इसको सीखे बगैर, इसको जाने बगैर हमारा जीवन सुखमय आनंदमय नहीं होता। और जब सुखमय आनंदमय नहीं होता तो भीतर द्वंद्व चलता है। शरीर का डिमांड अलग है, मन का डिमांड अलग है, बुद्धि कोई काम नहीं करता। अपने परिवार घर को ही ले लीजिए। परिवार घर में जब सब लोगों की एक मत होती है, सब लोग सुमत से काम करते हैं, तो घर, वो परिवार तरक्की करता है, घर में खुशहाली होती है। लेकिन परिवार के हर एक सदस्य जब अपनी मनमर्जी करते हैं, कोई किसी की बात नहीं सुनता, कोई किसी की बात नहीं लेता, तो आपस में लड़ते हैं और घर में कलह मचता है, अशांति आती है, निर्धनता आता है, बीमारी आती है। तो ऐसी स्थिति में जो घर के बुजुर्ग हैं वो समझाते समझाते जब थक जाते हैं, परिवार को सिखाते सिखाते थक जाते हैं, उसके बावजूद भी उसकी बात को जब नहीं लेते परिवार के छोटे सदस्य लोग, तो घर के जो मुखिया है, घर के जो सियान है, वो तय कर लेते हैं कि भाई हमको चुप रहना है, जो करना है करें ये लोग। फिर घर का जो बुजुर्ग हैं वो लोग चुपचाप स्थिति को जैसा चल रहा है वैसे चलने देने के लिए चुपचाप पड़े रहते हैं। वही स्थिति हमारी बुद्धि की है। बुद्धि हमारा जो है डिसीजन लेने वाला पावर है, मस्तिष्क का। लेकिन जब हमारा मन हमारा शरीर में ही तालमेल नहीं होता, शरीर और मन के बीच लड़ाई चलता है, तो बुद्धि भी सोचता है कि क्या है, और वो भी चुपचाप बुद्धि बैठ जाता है, फिर अपना डिसीजन लेना बंद कर देता है और हमारे शरीर में भी अशांति, कलह, पीड़ा, दुख, तकलीफ शुरू हो जाता है। इन सारे चीजों को तो समझेंगे ही समझेंगे, किंतु उसके साथ साथ हम कौन है, हमारा इतिहास क्या है, ये जानना जरूरी है। क्योंकि ज्ञान के बगैर भ्रम दूर नहीं होता।
अब भ्रम के बगैर जो है भय दूर नहीं होता, और भय को दूर किए बगैर शांति और खुशहाली नहीं मिल सकती। इसलिए ज्ञान महत्वपूर्ण चीज है, और ज्ञान में अभी तक हम लोग ये जानने का प्रयास किए कि कैसे संसार की रचना हुई, कैसे आकाश मंडल का निर्माण हुआ, कैसे पृथ्वी का निर्माण हुआ, पृथ्वी में जलवायु का निर्माण कैसे हुआ, और उसमें जीव जंतुओं की उत्पत्ति कैसे हुई, और उस उत्पत्ति के पास बाद वो विकास किस प्रकार से किए। सभी जीव जंतुओं ने अपनी अवचेतन इच्छाओं के बल पर अपने अपने शरीर का, अपने अपने शरीर के विभिन्न अंगों का अपनी सुरक्षा के लिए, अपने विकास के लिए, अपने भोजन के लिए, अपनी वंश वृद्धि के लिए अलग अलग तरीके से विकसित हुए। कुछ उड़ने वाले जीव बने, कुछ तैरने वाले जीव बने, कुछ बिल में रहने वाले जीव बने, तो कोई थल में रहने वाला जीव बना। सभी जीवों ने अपनी इच्छा शक्ति के दम पर लंबे समय तक कुदरत से जब उन्होंने डिमांड किया कि मुझे ऐसा जीवन चाहिए, वैसा जीवन प्रकृति ने उसके लिए बना दिया। लंबे समय में हर डिमांड प्रकृति पूरा करती है। कछुआ ने कहा कि मेरे पीठ पर सुरक्षित कवर होना चाहिए, तो प्रकृति ने धीरे धीरे करके लंबे समय पर कछुए के पीठ पर कठोर आवरण बना दिया, ताकि कोई आसानी से उसका शिकार न कर सके। चिड़ियों ने कहा कि मुझे आसमान में उड़ना है, तो प्रकृति ने धीरे धीरे करके अनुकूलन के तहत कई पीढ़ियां लगे पंख पैदा कर दिए। मकड़ी ने कहा कि मुझे जाला बनाने की क्षमता दीजिए, प्रकृति ने उसको जाल बुनने की क्षमता दे दी। सांप ने कहा कि मुझे शिकार करना है, मेरे दांतों पर, मेरे मुंह पर जहर की ग्रंथि दीजिए, तो सांप को जहर की पावर दे दिया गया और जहरीला हो गया। तो जिस जीव ने जैसा जैसा प्रकृति से मांगा, वैसा वैसा उसकी इच्छाएं पूर्ति हुई, और उसी प्रकार से उनको विकास हुआ। जिराफ का गर्दन पहले छोटा हुआ करता था, किंतु ऊंचे ऊंचे पत्तों को खाने के चक्कर में, पेड़ में ऊंचा पत्ता, ऊंचे में जो पत्ता था, तो उसको खाने के चक्कर में उन्होंने डिमांड किया कि काश मेरे गर्दन लंबा होता तो मैं ऊंचे पत्तों को खा लेता। तो गर्दन, जिराफ के गर्दन लंबा होने लगे। ये सब अनुकूलन प्रकृति का जो है नियम है, प्रकृति क्रियाविधि है। आज हम जैसा सोचते हैं वैसा हमारा भविष्य बनेगा। आज हम जैसा प्रकृति से मांग करेंगे वैसा हमारे भविष्य में पूर्ति होगी। आज हम अपने जीवन में दुख पीड़ा कष्ट मांगेंगे तो भविष्य में दुख पीड़ा और कष्ट मिलेगा। उज्जवल भविष्य अगर मांगते हैं तो उसके लिए आज ही हमको काम करने पड़ेंगे, आज ही हमको वैसा डिमांड छोड़ना पड़ेगा। इन प्रक्रियाओं में मानव की उत्पत्ति नहीं हुई थी। मानव की उत्पत्ति बहुत बाद में हुई। इस बात को भी हम लोगों ने पिछले सत्र में समझा। 3 लाख से 2.5 लाख वर्ष से पहले जंगल में रहने वाला कपि समतल एरिया में आया तो मानव नस्ल का विकास हुआ। हमारे पूर्वजों की उत्पत्ति नर्मदा घाटी, पिंक मेड़ी कोट
नहीं तो शंभू शेख का स्थान था, किंतु ये अमूरकोट, अमूरकोट को हमारी उत्पत्ति माना जाता है, जिसका प्रमाण है नर्मदा मानव का स्कल खोपड़ी का जीवाश्म वहां जो मिला है। इन बातों को भी हम लोग पिछले सत्र में चर्चा कर लिए। हमारे पूर्वज लगातार लाखों सालों तक संघर्ष करने के बाद बुद्धि के लेवल को उन्होंने प्राप्त किया, विवेक के लेवल को उन्होंने एक दूसरे लेवल को प्राप्त किया, विवेक के एक दूसरे लेवल को प्राप्त किया। एक लेवल तो सहज बुद्धि है, सहज बुद्धि से ऊपर जब अपने बुद्धियों का लगातार इस्तेमाल किया तो एक विवेकी बुद्धि को प्राप्त किया। विवेकी बुद्धि को तर्क बुद्धि भी कहते हैं, अंग्रेजी में लॉजिकल माइंड कहते हैं, लॉजिकल माइंड। लॉजिकल माइंड का मतलब ये होता है कि वो तर्क करता है, प्लान बनाता है, योजना बनाता है, वो सभ्यताओं को का विकास करता है। इस प्रकार से माइंड हमारे पूर्वजों ने खोजा। ये विवेकी बुद्धि की खोज, जिसको लॉजिकल माइंड कहते हैं, तार्किक बुद्धि जिसको कहते हैं, उसकी खोज एक क्रांतिकारी था और वहीं से मानव जीवन में परिवर्तन होना शुरू हुए। वहीं से इंसान इंसान कहलाने लगा, वहीं से मानव मानव कहलाने लगा। हमारे पूर्वज अपने आप को कोई दूर कहते थे। तो ये विवेकी बुद्धि की खोज क्रांतिकारी थी। विवेकी बुद्धि की खोज नहीं मतलब समझिए विवेकी बुद्धि को विकसित करना अपने भीतर। दो प्रकार की बुद्धि है, एक सहज बुद्धि और दूसरा विवेकी बुद्धि। सहज बुद्धि कुदरत द्वारा दिया गया, प्रकृति द्वारा दिया गया एक नेचुरल बुद्धि है जो हमको पीढ़ी दर पीढ़ी प्राप्त होता है। तर्क बुद्धि, विवेकी बुद्धि अलग से उपार्जित किया जाता है, अलग से विकसित किया जाता है। हम अपने भीतर उसको सीख करके, समझ करके अपने भीतर उसको डेवलप करते हैं। उस बुद्धि को तर्क बुद्धि या विवेकी बुद्धि कहते हैं। और ये पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होता है। ये भी हर पीढ़ी में ये तर्क बुद्धि बढ़ते क्रम में होता है, हर पीढ़ी में विवेकी बुद्धि बढ़ते क्रम में होता है, जिसके कारण से हमारी सभ्यताओं का विस्तार होते चला गया। और इस अवस्था को प्राप्त किया उन्होंने लगभग 1 लाख से 30,000 वर्ष के बीच में। आज से 1 लाख से 30,000 वर्ष के बीच में इस विवेकी बुद्धि को हमारे पूर्वजों ने प्राप्त किया। कुल मिलाकर के कहा जाए तो बहुत पुराना नहीं है। 1 लाख साल पहले अपन मान लें, 1 लाख साल पहले इस विवेकी बुद्धि को हमारे पूर्वजों ने प्राप्त किया। उसका आंशिक प्राप्ति जो है 3 लाख साल पहले से हो चुकी थी। जब विवेकी बुद्धि को प्राप्त किया तो फिर क्या जीवन में परिवर्तन आने लगा? जीवन में परिवर्तन ये आने लगा कि वो आग का इस्तेमाल करने लगा, आग को संग्रहित करके रखने लगा और जरूरत पड़ने पर उस आग से खाने पीने की चीजों को भूंज करके खाने लगा, उससे प्रकाश पैदा किया और जानवरों को डराने के लिए उस आग का इस्तेमाल करने लगा। जब तक तर्क बुद्धि, विवेकी बुद्धि नहीं होगा, कोई रिसर्च नहीं होते। वैज्ञानिक लोग जितने प्रकार की खोज किए हैं, बल्ब की खोज किए हैं, चाहे मोबाइल की खोज है, कंप्यूटर की खोज है, ये तर्क बुद्धि होने के कारण से खोज है। इंसानों को छोड़ करके अन्य कोई जीव जंतुओं ने किसी प्रकार से कोई खोज नहीं की, क्योंकि उनके पास तर्क बुद्धि नहीं है।
विवेकी बुद्धि नहीं है। इंसानों ने ये सब खोज शुरू किया। आग की जब खोज हुई तो उनके जीवन में बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ। एक तो प्रकाश के रूप में इस्तेमाल करने का काम आया। दूसरा जो है अपने चीजों को, खाने पीने की चीजों को भूंज करके इस्तेमाल करने का काम आया। और जानवरों को डराने के लिए भी आग का इस्तेमाल होने लगा। तो ये आग को बचाए रखने के लिए उन्होंने तरकीब सोचा और हमेशा आग को जला करके रखने की व्यवस्था बनाई। शुरुआत में तो जंगल में जब आग लगा तो उससे आग प्राप्ति हुई। फिर धीरे धीरे उन्होंने अपने तकनीक का इस्तेमाल किया, अपने टेक्निकल माइंड का इस्तेमाल किया और उसमें पाया कि ये आग कैसे पैदा हुआ। तो पेड़ के आपस में रगड़ाने से या पत्थर के आपस में टकराने से जो चिंगारी पैदा हुई, उस चिंगारी को उन्होंने खोजा और फिर बाद में पत्थरों को रगड़ करके आग पैदा करने की तकनीक विकसित की। लेकिन उसको पता था कि आग को पैदा करना बड़ा कठिन काम है, इसलिए उन्होंने ऐसी तकनीक खोजी कि आग कभी खत्म ही ना हो, बुझे ही मत। इसलिए वो आग को जला करके अंगीठी के रूप में, धूनी के रूप में रखना शुरू किया। हम लोगों के जानते में ही हमारे गांव में कभी भी जिस समय माचिस की खोज नहीं हुई थी तो आग हमेशा जिंदा रहता था घर के चूल्हे में, और जिसके घर में आग नहीं होता था वो पड़ोसी के घर से आग मांग करके ले आते थे। तो ये आग को लंबे समय तक जिंदा रखने की प्रक्रिया विकसित हुई, जिसको धूनी भी बोलते हैं, अंगीठी भी बोलते हैं। और ये मानव जीवन की सभ्यता के विकास के क्रम में ये बहुत क्रांतिकारी साबित हुआ। दूसरा क्रांतिकारी खोज था पत्थरों का जो है हथियार के रूप में इस्तेमाल करना। पत्थरों का हथियार के रूप में इस्तेमाल करना। पत्थर का इस्तेमाल आग पैदा करने के लिए किया। पत्थर का इस्तेमाल जानवरों को दूर भगाने के लिए, उसको मारने के लिए किया। पत्थर का इस्तेमाल हथियार के रूप में किया। पत्थर का इस्तेमाल औजार के रूप में किया। और पत्थरों का इस्तेमाल अपनी सुरक्षा के लिए बाउंड्री या घेरा या दीवार बनाने के लिए भी पत्थरों का इस्तेमाल किया। तो ये पत्थर का इस्तेमाल जो है औजार और हथियार के रूप में शुरुआत हुई और आज जो है बड़े बड़े हथियार और औजार का विकास हो गया। अब ये विवेकी बुद्धि के कारण से हुआ। और ये सब प्रक्रिया कब से शुरू हो रही है? 1 लाख ईसा पूर्व से ये प्रारंभ हुई। जब विवेक की प्राप्ति हुई उसके बाद से प्रारंभ हुई। और इसके कारण से जब विवेक प्राप्ति हुई उसके बाद से जो सभ्यताओं का विकास प्रारंभ हुआ उसको 3 भागों में बांटा गया, जिसको पाषाण काल कहते हैं। पाषाण काल की शुरुआत हुई। तो पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया, एक आदि पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उत्तर पाषाण काल। तो 1 लाख ईसा पूर्व से लेकर के 10,000 ईसा पूर्व के बीच का जो समय था उसको आदि पाषाण काल कहते हैं। अब ईसा पूर्व की बात आ रही है। तो ईसा पूर्व का मतलब होता है ईसा मसीह से पहले का जो दिनांक, उसको ईसा पूर्व कहते हैं।
और ईस्वी सन किसको कहते हैं? ईसा मसीह के बाद के जो दिनांक है वर्तमान की तरफ जो आता है उसको ईस्वी सन कहते हैं। ईस्वी कैलेंडर के अनुसार अभी 2026 चल रहा है, तो अभी 2026 ईस्वी चल रहा है, मतलब ईसा मसीह को अभी तक 2026 साल हुए हैं। तो ईसा मसीह से भी पहले कितना साल पहले? 10,000 साल पहले। ईसा मसीह से 10,000 साल पहले। तो 2026 को 10,000 में जोड़ेंगे तो कितना होगा? लगभग 12,000 साल पहले। तो 1,00,000 ईसा पूर्व से लेकर के 12,000 साल पहले तक पूरी दुनिया में आदि पाषाण काल चल रहा था। आज से 12,000 साल पहले तक पूरी दुनिया में, पूरे धरती में आदि पाषाण काल चल रहा था। उस समय के जो इंसान थे उसके पास लोहा, तांबा, सोना, चांदी किसी प्रकार से कोई खोज नहीं हुई थी। सिर्फ पत्थरों का इस्तेमाल किया जाता था हथियार के रूप में। इसलिए उस काल को पाषाण काल कहा जाता है। पाषाण का मतलब होता है पत्थर। पत्थर से औजार बना करके, पत्थर से हथियार बना करके इस्तेमाल किया जाने के कारण से उस काल को पाषाण काल कहा जाता है। तो ये आदि पाषाण काल जो था वो 1,00,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व के बीच में था, आज से 12,000 साल पहले तक। क्योंकि उसके पहले तीन लाख से 2.5 लाख के बीच में वो कपि के रूप में था, आदि मानव के रूप में था, विभिन्न अवस्थाओं से गुजरा, जिसको ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकन्स, निएंडरथल, क्रोमेगनन, इन अवस्थाओं से इस इंसान ने गुजरते गुजरते आखिर में विवेक को प्राप्त किया। जब विवेक को प्राप्त किया उस अवस्था को होमोसेपियंस कहा जाता है। और होमोसेपियंस बनने के बाद सभ्यता की शुरुआत हुई। तो 1,00,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व के बीच में आदि पाषाण काल था। और आग की खोज और पत्थरों की खोज इन्हीं कालों के बीच में हुई है, इन्हीं समय के बीच में हुई है। उसके बाद उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए जानवरों को पालतू बनाना सीखा। जंगल में कुछ जानवर के बच्चे मिले, उन बच्चों को वो बड़ा होने तक पालने लगा तो वो पालतू जानवर बन गया, उसके साथ रहने लगा। जानवरों को कंट्रोल में करना सीखा उन्होंने। कुत्ता को अपने नियंत्रण में लिया, उसको पालतू बनाया। कुत्ता कितना खतरनाक जानवर है। यदि कुत्ता आपका पहचान का नहीं है, अजनबी कुत्ता है, तो कितना डर लगता है और कितना खतरनाक होता है, सीधा काटने के लिए दौड़ता है। तो सोच के देखिए, जंगल में रहने वाला कुत्ता कितना खतरनाक रहा होगा। जब घर में पाले हुए कुत्ते इतने खतरनाक होते हैं, यदि आपको नहीं पहचानता है तो आपको दौड़ा के छोड़ेगा। बिना दौड़ाए वो सुकून से रहता नहीं है कुत्ता। सभ्यता के इतने वर्षों बाद भी, इंसानों के साथ इतने सालों तक रहने के बावजूद भी कुत्ता इतना खतरनाक है, भौंकता है, काटने के लिए दौड़ता है। तो जिस समय इंसानों से दोस्ती नहीं हुआ रहा होगा, उस समय कुत्ता कितना खतरनाक रहा होगा, जंगल का कुत्ता। उस कुत्ते को भी हमारे पूर्वजों ने पालतू बनाया, पाला और अपने नियंत्रण में ले लिया। और कुत्ते के साथ साथ जो है
अन्य जानवरों को उन्होंने पालना शुरू किया। हिरण को पाला, भालू को पाला, शेर के बच्चे को पाला। लेकिन इंसानों के साथ सबसे बढ़िया दोस्ती उसका बकरी, गाय, कुत्ता और अन्य चिड़िया जो है, जैसे मुर्गी है, इनसे ज्यादा लंबे समय तक उनकी एक साझेदारी बनी। और लंबे समय तक साझेदारी बनने के पीछे का कारण भी है, कुत्ता जो है शिकार करने में काम आता था, दूसरे जानवरों को पकड़ने में काम आता था, जो हमारे लिए फायदे की बात थी। इसलिए उसके साथ दोस्ती ज्यादा लंबे समय तक बना। शेर के साथ लंबे समय तक दोस्ती इसलिए नहीं बनी क्योंकि शेर जो है कुत्ते जितना वफादार नहीं था, लेकिन कुत्ता ज्यादा वफादार था। शिकार को पकड़ने के बाद खुद खाता नहीं था, मालिक को ला करके सौंपता था। लेकिन दूसरी तरफ बकरी और गाय, इसका दूध, इसका मांस का इस्तेमाल जो है, और इस ज्यादा मात्रा में, और ये सीधे साधे जानवर थे। गाय, बकरी ये इंसान को काटता नहीं था, तो इसको पालतू बनाना और आसान काम है। इसलिए इससे दोस्ती और ज्यादा अच्छी हुई और अच्छा पालतू बना। मुर्गी चूंकि बहुत ढेर सारा अंडा देती है, और एक बार बचपन में अगर उसको पाल लिए तो फिर वो जंगलों में फिर भागती नहीं है। इसलिए मुर्गी को पालना शुरू किया, और ये लंबे समय तक पालतू जानवर के रूप में हमारे घरों में है। ये पशुपालन जो है क्रांतिकारी परिवर्तन लाया जीवन में। इसके साथ साथ एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए, सामानों को ढोने के लिए भी इन पशुओं का इस्तेमाल होने लगा। वजनदार कोई सामान है, या फिर जंगल से कुछ सामानों को लाना है, लकड़ी लाना है, पत्ते लाना है, जानवर को लाद करके लाना है, तो भी इन्हीं के पीठ पर लाद दो, तो परिवहन के रूप में भी जानवर का इस्तेमाल होने लगा। पानी में तैरने के लिए लकड़ी को काट करके एक नदी को पार करने में इस्तेमाल होने लगा। फिर धीरे धीरे उससे जो है नाव का विकास हुआ, नाव का आविष्कार हुआ, रपटे का आविष्कार हुआ। बांस के कई लकड़ियों को बांध करके आपस में जोड़ करके उस पर सवार होकर के नदी पार करने, सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में इस्तेमाल होने लगा। पहाड़ों से कुछ सामानों को नीचे गिराया जाता था, जैसे लकड़ी है या फिर अन्य जो सामान है। तो चूंकि वजनदार चीज को पहाड़ों से नीचे गिराने में, उतारने में कठिन काम है, तो जहां पर ढलान होता था वहां पर जो है उन सामानों को नीचे उड़ेल दिया जाता था, तो लुढ़कते लुढ़कते नीचे तक आता था। इसी प्रक्रिया में उन्होंने ये लुढ़कने वाली जो प्रक्रिया है, उसके आधार पर उन्होंने पहिए का आविष्कार किया। लकड़ी के मोटे तने को काट करके उसका पहिया बनाया, और पहिए को सामानों में लगा करके परिवहन के साधन बनाया। तो पहिए के आधार पर चलने वाला गाड़ियों का आविष्कार हुआ।
ये सारे आविष्कार जो है मानव जीवन में क्रांतिकारी लाया, जीवन को परिवर्तन कर दिया। और ये सब जो है बहुत पुरानी बातें नहीं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग दुनिया भर के लोग बात करते हैं, उसके लिए तो जगह ही नहीं बच रहा है। 1 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा के पूर्व के बीच में ये आदि पाषाण काल था। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता चला गया और 10,000 ईसा पूर्व से लेकर के 4,000 ईसा पूर्व के बीच में मध्य पाषाण काल आया। 4,000 ईसा पूर्व, 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 4,000 ईसा पूर्व। 4,000 ईसा पूर्व का मतलब होता है उसमें 2026 को जोड़ दीजिए, अभी ईस्वी सन 2026 चल रहा है, उसको जोड़ दीजिए, क्योंकि ईसा से पहले की बात है। जिसमें ईसा पूर्व आएगा उसको वर्तमान सन से जोड़ना है, और जिसमें ईस्वी सन आएगा उसमें जोड़ने की जरूरत नहीं है। तो 4,000 में 2026 को जोड़ेंगे तो लगभग 6,000 साल पहले, आज से 6,000 साल पहले तक पूरी धरती पर मध्य पाषाण काल चल रहा था। मध्य पाषाण क्यों कहा जाता है? क्योंकि उस काल में पत्थरों के अलावा तांबे और लोहे का भी इस्तेमाल किया जाने लगा था, जिसको ताम्र पाषाण काल कहते हैं, ताम्र लौह पाषाण काल भी कहते हैं। तो ये कहा जा सकता है कि धातु के रूप में पहली बार तांबे की खोज जो है बहुत पुरानी बात नहीं। सोना चांदी हीरा मोती की बात ही छोड़ दीजिए, ये 10,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व, मतलब आज से 6,000 साल पहले तक सोना चांदी लोहे के बड़े बड़े यंत्र का आविष्कार ही नहीं हुआ था, लोहे का आविष्कार नहीं हुआ था, लोहे की शुरुआती चरण था वो। तो इन समयों में आज से 6,000 साल पहले तक सोना चांदी हीरा मोती किसी खोज नहीं हुआ था, लोहे का खोज नहीं हुआ था। तो फिर लंका सोने की कैसे हो गई? तो फिर सतयुग, त्रेता, द्वापर युग कहां चला गया? राजा हरिश्चंद्र जो सतयुग का आदमी था, उसके सोने के आभूषण होते थे, वो कहां चला गया? तो सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग को आप कहां पर फिट करोगे? जगह ही नहीं बच रहा है ना। 13.7 अरब साल पहले बिग बैंग की घटना हुई, जिससे आकाश मंडल का निर्माण हुआ। 4.60 अरब साल पहले आग का गोला ठंडा हुआ, उससे पृथ्वी का निर्माण हुआ। और 3.60 अरब साल पहले उस पृथ्वी में समुद्र का निर्माण हुआ, जिसमें जीवन की उत्पत्ति हुई। और धीरे धीरे विकास हुआ, तो 20 करोड़ साल पहले बड़े बड़े डायनासोर हुआ करता, जिसको जुरेसिक पीरियड कहते हैं। उस समय धरती 2 गोलार्धों में टूटा। उत्तरी गोलार्ध को अंगारानंद कहा गया और दक्षिणी गोलार्ध को गोंडवानानंद कहा गया, 20 करोड़ साल पहले। उस समय भी इंसान पैदा नहीं हुआ था। 3 लाख साल पहले वानर के रूप में रहता था, जो 2.5 लाख साल के आते आते तक वो ऑस्ट्रेलोपिथेकस, अफ्रीकन्स, निएंडरथल, क्रोमेगनन, इन अवस्थाओं को प्राप्त करते करते गुजरते गुजरते लाखों साल में वो होमोसेपियंस बना, प्रज्ञ मानव बना। और प्रज्ञ मानव कब बना? 1 लाख से ईसा पूर्व से लेकर के वही 30,000 ईसा पूर्व के समथिंग बना। तो 1 लाख साल पहले, 1 लाख साल से पहले इंसानों के पास इंसान कहलाने लायक बुद्धि ही नहीं था, विवेकी बुद्धि नहीं था। वो इंसान ही नहीं कहलाता था, वो आदमी ही नहीं कहलाता था, वो मानव ही नहीं कहलाता था।
तो मानव का अस्तित्व तो 1 लाख साल पुराना है मात्र। और जैसे ही उसको मानव बना, उसके बाद से पसाड़ काल शुरू हो गया। 1 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व के बीच में आदि पसाड़ काल था, और 10,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व के बीच में मध्य पसाड़ काल था, और 4,000 ईसा पूर्व से 2,000 ईसा पूर्व के बीच में, आज से 4,000 साल पहले तक नौ पसाड़ काल था। पसाड़ काल को इन 3 भागों में बांटा गया, आदि पसाड़ काल, मध्य पसाड़ काल और नौ पसाड़ काल। 2,000 ईसा पूर्व, आज से 4,000 साल पहले तक 9 पसाड़ काल था। तो इन पसाड़ कालों के बीच में तो जगह ही नहीं बच रहा है ना। धरती की उत्पत्ति से लेकर के आदि मानव के विकास के बाद जो है, पसाड़ कालों के आते आते तक, आज से 4,000 साल पहले तक सतयुग त्रेता द्वापर को फिट करने के लिए जगह ही नहीं बच रहा है। तो जब जगह ही नहीं बच रहा है तो कहाँ का हरिश्चंद्र रहा होगा, कहाँ का महाभारत हुआ रहा होगा, कहाँ रामायण हुआ रहा होगा, कहाँ पर जो है उनके ब्रह्मा विष्णु आदि लोग रहते होंगे। इसका मतलब ये है, वो लोग कभी सन नहीं बताते। जब आप धार्मिक कथा सुनते हैं तो उसमें सन नहीं बताया जाता ना, कितना ईसा पूर्व पहले, ईसा पूर्व में हमको सन चाहिए, तो सन नहीं बताते, क्योंकि सन को फिट करने के लिए जगह ही नहीं उनके पास। इसका मतलब कहानियां कपोल कल्पित गढ़ करके हमको सुनाया जाता है। पसाड़ काल जैसे ही खत्म होता है, उसके बाद जो है क्रांति शुरू होती है, कृषि क्रांति शुरू होती है, लोग खेती करना शुरू करते हैं, पशुपालन का और विस्तार होता है। जब खेती करना शुरू करते हैं तो स्थायी जब खेती करते हैं तो गांव का निर्माण होता है, और गांव के रूप में लोग रहने लगते हैं। इन सारी चीजों को समझेंगे। आज के योग और तंद्रा की तरफ चलते हैं। आज भी समय